नमस्कार साथियों, GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं गुरुजी। कल 2020 मुख्य परीक्षा का परिणाम आया। परिणाम के बाद सफल विद्यार्थियों से भी मेरे को वार्तालाप करने का अवसर मिला। लगभग 50 से 60 बच्चे विद्यार्थी जो हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, अपने परिणाम के सफल के होने के बारे में जानकारी दी। बहुत सारे विद्यार्थी जिनका परिणाम आशानुरूप नहीं रहा, तो उनके लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट है। लेकिन 2020 मुख्य परीक्षा के परिणाम में जिन विद्यार्थियों को सफलता मिली और जिन विद्यार्थियों को सफलता नहीं मिली, तो वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने उनकी कॉपीज़ अपने पास मंगवाई और जिन बच्चों की कॉपीज़ मेरे पास अवेलेबल थी, तो वहाँ पे एनालिसिस करके मैंने बहुत सारा डेटा जुटाया आप लोगों के लिए, जो आपके आगामी मेंस में काम आएगी। जैसे जो आपका 2019 का रीमेंस है अप्रैल में, 2021 का आपका मेंस है जुलाई में, और 2022 का संभावित मेंस जो अक्टूबर नवंबर में है, उसको लेके ये डेटा एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले जो चीज़ें बच्चों को एग्ज़ाम में रोक रही है, उन चीज़ों के बारे में कि मुख्य परीक्षा में कौन से विद्यार्थी रुके हैं या उनके पीछे क्या कारण रहे। तो लगभग 100 प्लस विद्यार्थियों से मैंने चर्चा करी, परिचर्चा करी, बारीकी से चर्चा करी। तो उसमें जो सबसे मूल तत्व या मूल बात जो आई, उनमें से 3-4 चीज़ें मैंने मेरिट की है कि ये प्रमुख कारण रहे जिस कारण से विद्यार्थियों का जो मेंस है उन्हें लगता है कि उनकी असफलता का कारण ये रहा। ठीक है, उसके साथ ही उनकी कॉपी एनालिसिस की जो बातें हैं वो भी अपन आगे करेंगे। पहला मुख्य कारण जो रहा बहुसंख्यक विद्यार्थियों में, तो वहाँ से एक कारण निकला कि मुख्य परीक्षा में असफलता का एक मुख्य कारण जो है वो होता है प्रश्न पत्र पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाना। नहीं होना। ठीक है, जैसे किसी बच्चे ने 1200 का अटेम्प्ट किया, किसी बच्चे ने 1150 का किया, किसी बच्चे ने 1210 का किया, किसी ने 1050 का किया। मतलब लगभग 200 से 250 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर है विद्यार्थियों ने छोड़े हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी कठिनता ये हो जाती है कि मान लीजिए आपको मेंस का कट ऑफ 740 गया है या 730 गया है, 725 गया है, तो एक विद्यार्थी जिसने 1350 नंबर का लिखा है, वहाँ से उसको 750 750 लाने हैं। एक विद्यार्थी जिसने केवल 1200 का अटेम्प्ट किया है, तो कठिनता बढ़ जाती है। तो पहला मुख्य कारण जो मुझे नज़र आया कि पेपर जो है वो पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाना। इसके पीछे कारण ये हो सकता है कंटेंट अच्छे से रिवाइज नहीं है, कारण ये हो सकता है स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं है, कारण ये हो सकता है कि टेस्ट सीरीज देने से बचे हो, कारण ये हो सकता है कि अभ्यास में कहीं ना कहीं कमी रखी हो। ठीक है, अपने ऊपर पेने तरीके से काम नहीं किया, किसी की मेंटरशिप में ना हो, तो ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं। ठीक है, तो पहला कारण तो ये नज़र आया। अब दूसरा जो मुख्य कारण नज़र आया वो विषय अनुसार प्रदर्शन में कमी। विषय अनुसार प्रदर्शन मतलब सब्जेक्ट वाइज जो बच्चे की परफॉर्मेंस है उसमें डिफरेंस आना। देखिए, आप पूरे मेंस के पेपर उठा के देखेंगे पिछले 3-4 साल के, 2020, 2019, 2018, 2017, तो इन 3-4 सालों में पैरेलल आप लोग देखेंगे कि हिस्ट्री का 20 वर्ड्स, पेपर 1 का 20 वर्ड्स बहुत ज़्यादा कठिनता निभा रहा है। उसके साथ ही ज्योग्राफी जो वाला पेपर है, उसका जो 100 वर्ड्स या 50 वर्ड्स वाला जो पोर्शन बन चुका है अब, वो कठिनता निभा रहा है। पेपर 3 सबके लिए कठिनता। ठीक है, पेपर 3 में कठिनता जो है उसका कारण ये नहीं है कि प्रश्नों की प्रकृति बहुत ज़्यादा विज्ञान के मूल प्रवृत्ति से पूछे जा रहे हैं। उसका मेन कारण यह है कि वहाँ पे तकनीकी भाषा के उत्तरों के स्थान पर प्रशासनिक विज्ञान सम्मत भाषा के उत्तरों को अधिक स्वीकार किया जाता है। आप ये समझिए, वहाँ जो सामान्य विज्ञान पूछा गया है उसका टेक्निकली जो आंसर है, उस एक्सप्लेनेशन की बजाय आपका जो आंसर है वो अप्रोच बेस होना चाहिए, अनुप्रयोगों के आधार पे होना चाहिए, इम्प्लीमेशन पे होना चाहिए। तो ये जो कमी है वो पेपर 3 में बहुत ज़्यादा देखी गई। उसके अलावा पेपर 4, 5, 6, यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पेपर 5 में थोड़ा सा लेट करते हैं, उनके स्कोर यहाँ पे कमी आती है। तो पेपर 5 स्पेशल मीडियम वाइज का है। उसके बाद फिर बात देखते हैं अपन पेपर 6। पेपर 6 जो है वो भी लगभग पेपर 3 के पैरेलल ही हो रहा है। ठीक है, मतलब दूसरा कारण विषय अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाना।
इससे ये हो गया कि मान लो किसी बच्चे के इन जगहों पे स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन गए, तो भले ही उन्होंने सारे पेपर क्वालिफाइंग कर लिए हैं लेकिन वो फाइनल कट ऑफ से पीछे रह गए। ठीक है, तीसरा कारण जो सबसे बड़ा और आया, वो तीसरा कारण क्या आया? तीसरा कारण सबसे बड़ा आया किसी एक पेपर में असफल हो जाना, किसी एक पेपर में क्वालिफाइंग नहीं होना। ठीक है, कोई एक पेपर, जैसे किसी बच्चे का पेपर 6 बिगड़ गया, क्वालिफाइंग नहीं हुआ, पेपर 5 बिगड़ गया, क्वालिफाइंग नहीं हुआ, पेपर 3 बिगड़ गया, अटेम्प्ट भी उतना नहीं हुआ, 120 नंबर चाहिए थे, नहीं लेके आ पाया, पेपर 1 बिगड़ गया, पेपर 2 बिगड़ गया, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारकों में आया। ठीक है, यहाँ से आपको ये सीखना है जो आगे के मेंस लिख रहे हैं उन लोगों को, कि आपको सबसे पहले अटेम्प्ट पे ध्यान देना है कि आपका अटेम्प्ट बहुत बढ़िया हो। इसके लिए आप लोग इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए मेरा मेंटरशिप कोर्स ले सकते हैं। ये ब्रांडिंग या प्रमोशन नहीं है, आपकी आवश्यकता के अनुसार जैसी मांग होगी वैसी सप्लाई मार्केट में अवेलेबल होगी। आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं 2019 के लिए, 2021 के लिए, 2022 के लिए। ठीक है, 1 ईयर मेंस टेस्ट सीरीज प्लान भी हमारे पास अवेलेबल है, रेगुलर ऑनलाइन में और ऑफलाइन में दोनों में। हमारे भरुआ ब्रांच पर आप ऑफलाइन जो हैं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी इन बातों पे अपन करते हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रश्न पत्र पूरा करना है, विषय अनुसार प्रदर्शन, मतलब आपका जो आंसर है, हिस्ट्री में जितना अच्छा अंक आप लेके आते हैं उतने अच्छे आंसर आपके संविधान में, भूगोल में, इकोनॉमिक्स के आंसर में, एमपीजीके के जो क्वेश्चन सब्जेक्ट सिलेबस है उसमें, साइंस में, इथिक्स में, हिंदी में और ऐसे में। ठीक है, सब जगह आपका प्रदर्शन उच्च स्तर का होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे जो मेन डेटा उस पर अपन चर्चा करें, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए आंसर का जो लेखन है, आंसर प्रारूप, वहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या हुई बच्चों की। बच्चों को ये लगता है कि गुरुजी ये तीनों गलतियाँ हमने नहीं करी हैं फिर भी हमारा क्वालिफाइंग नहीं हुआ है। तो फिर भी आपका क्वालिफाइंग नहीं रहा तो उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों को स्पष्ट करते हैं। पहली चीज, आभा प्रभा लेखन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा। आभा प्रभा लेखन, आभा प्रभा लेखन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक अनप्लान्ड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं या आप किसी प्रकार के प्रभावित उत्तरों को देखते हैं, उससे आप अपनी मौलिक शैली को खो देते हैं। जो आपका एक्चुअल आंसर राइटिंग है उसको आप ड्रॉप कर देते हैं और एक एडोप्टेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम को अपने दिमाग में बिल्डअप करने का काम करते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि आप अपने उत्तर में भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो होना भी चाहिए भाषा की समृद्धि दिखाने के लिए, किंतु उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाना आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक त्रुटि है। तो इस त्रुटि को सुधारने के लिए क्या रखना है, आपको आभा प्रभा लेखन से बचना है। और यदि आभा प्रभा लेखन आप करना चाहते हैं, वो आपकी मौलिक शैली का हिस्सा है, तो ही आप उसका प्रयोग करें। दूसरा, आंसर राइटिंग में जो गलती होती है, 20 वर्ड्स आ गया, 3 फैक्ट लिख दो, 5 मार्कर आ गया, हेडिंग बना दो, पॉइंट्स बना दो, बढ़िया से अपना पेज सेटअप कर दो। ठीक बात है, ये चीज़ आपको नंबर दिलाती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है वो नंबर कहाँ से दिलाएगा। ऐसा आप समझिए, जैसे 20 वर्ड्स का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, मान लीजिए आपसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछ लिया गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने लिखा कि मौर्य वंश के संस्थापक चाणक्य की सहायता से गणानंद की हत्या करके स्थापना करी। आपने 3 तथ्य डाल दिए, इन्होंने ये उपाधि धारण करी, इन्होंने इसको सेल्यूकस निकेटर को हराया, इनमें से 3-4 बिंदु ले लिए। लेकिन 2019 तक ऐसे आंसरों पे बहुत अच्छे से नंबर दिए जाते रहे। लेकिन 2020 का जो रिजल्ट आया और जब मैंने बच्चों की सफल और असफल बच्चों की कॉपियों का एनालिसिस किया, तो मैंने देखा जो सफल होने वाले बच्चे हैं उनके जो फैक्ट है, उन फैक्ट में एक सीक्वेंस थी, एक डायरेक्शन था, प्लस वो फुल मैसेजिंग कर रहे थे। मतलब उस पूछे गए क्वेश्चन का आउटपुट पूरा दे रहे थे। कैसे, आप समझिए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का क्वेश्चन आया तो अखिल भारतीय सत्ताओं के साथ साथ मौर्य वंश के संस्थापक, या मौर्य वंश के साथ साथ अखिल भारतीय संस्थाओं के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब ये पहली बात जो है ये उनमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसके आगे आपने इसके साथ कौन सा डेटा एड ऑन किया है वो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। भारत को तात्कालिक यूनानी आक्रमणों से या यूरोपीय आक्रमणों से बचाया, सेल्यूकस निकेटर को रोका।
ये आंसरिंग जो हो गई फैक्ट तो है इसमें, लेकिन आपने चीज़ों का इस्तेमाल सही तरीके से किया। आप प्रैक्टिकल अप्रोच में लिख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को एडमिनिस्ट्रेटिव नज़रिए से देख रहे हैं, आप एक राष्ट्र के रूप में उसके आंसर का अवलोकन कर रहे हैं और एक आप फैक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, केवल तथ्य रख देने से आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं। तथ्य उस प्रश्न से संबंधित है, तथ्य जो उस प्रश्न से है पूरी तरह से रिलेवेंट है, लेकिन वो तथ्य को उतनी अच्छे तरीके से उजागर नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी प्रशासनिक अभिव्यक्ति जो है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, उस आंसर पे नहीं दी है। ये कैसे आएगी, जब किसी के मार्गदर्शन में गहन रूप से उत्तर लेखन करेंगे तो निश्चित रूप से आएगी। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, गुरुजी के साथ जुड़ने का प्रयास करना है। ऑफलाइन मार्केट, अगर आप अच्छा ऑफलाइन के अंदर इंटरेस्टेड है तो ऑफलाइन में आके, अगर आप ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है तो ऑनलाइन में, अगर आपको लगता है कि अपन निश्चित रूप से यूट्यूब पे, तो वहाँ पे भी मैं पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई। इसके आगे अपन और देखते हैं और मूलभूत आंसरों में क्या कमी होती है। तीसरी कमी आंसर राइटिंग में, उत्तर का निष्कर्षात्मक स्वरूपण। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने कोई मेंस का आंसर लिखा है, ठीक है, अब ये जो मेंस का आंसर है, आपने एक वो डायलॉग देखा होगा, आप लोग देखते होंगे कॉमेडी रील्स वगैरह, आज तो जीवन बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो आपके समय को कहाँ से कहाँ उड़ा देती है। तो वहाँ पे एक रील्स में आता है, तो भाई कहना क्या चाहते हो, ऐसा एक डायलॉग आता है। तो आपके आंसर से कम ये ज़रूर लगना चाहिए कि आप इस आंसर में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने एक पैटर्न जो है उस पैटर्न पे अपना आंसर लिख दिया, ठीक है, और आंसर लिखकर आप हो गए कि मैंने तो ये डेटा भी डाला, मैंने वो डेटा भी डाला है, लेकिन आपका आंसर कोई बात नहीं कह रहा है। ठीक है, आपने तथ्य उजागर कर दिए, चीज़ों को जोड़ तोड़ कर दिया है, समझा दिया है, एक लाइन ये लिख दी, चार लाइन ये लिख दी, चार लाइन ये लगा दी, हेडिंग लगा दी, निष्कर्ष हो गया। आपका जो उत्तर है वो किसी ना किसी निष्कर्ष के रूप में प्रकट होना चाहिए कि इस प्रश्न के बारे में आपकी अभिव्यक्ति क्या है। जैसे क्वेश्चन आया, पर्यावरणीय उन्नयन वर्तमान की आवश्यकता है, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पर्यावरण उन्नयन जो है आपको, जैसे इसका आंसर अगर एमपीपीएससी में लिखते हैं, मेंस में लिखते हैं, तो पर्यावरण उन्नयन से तात्पर्य पर्यावरण की वृद्धि, समृद्धि, विकास एवं संरक्षण से है। इसकी आवश्यकता निम्न कारणों से, डायरेक्ट आप अपने आंसर पे पहुंच गए। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों है, वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, वैश्विक तापन वृद्धि के नियंत्रण हेतु, ठीक है, ओजोन परत के क्षरण को रोकने हेतु, बिगड़ते पारिस्थितिकी संतुलन को बचाने हेतु, प्रदूषणजनक स्वास्थ्य दुष्प्रभावों को रोकने हेतु, ठीक है, अर्थव्यवस्था में प्रदूषण पर जो धन खर्च है उसके स्थान पर विकास कार्यों में खर्च करने हेतु। तो पर्यावरण उन्नयन पर आप बहुत सारे तथ्य बना सकते हैं। तो एग्जामिनर को आपका आंसर पढ़कर ऐसा लगना चाहिए कि वो कोई नवीन उत्तर पढ़ रहा है, एक नया आंसर रीड कर रहा है, प्रोटोटाइप आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर चौथी चीज देखो, अब मैं पढ़ाने आया हूं तो मैं इसकी पूरी बातें बताऊंगा, है ना। हाँ बेटा निशा, चौथी गलती, 11 मार्कर को हल्के में लेना, ये एक बहुत भारी गलती है। कैसे हल्के में लेते हैं इसके बारे में बताता हूं, एक मिनट पानी पी लेता हूं। ग्यारह मार्कर या 11 नंबर के प्रश्न है, उसको जो बच्चा एग्जाम में 800 या 825 नंबर बड़ी आसानी से ला सकता है, उसकी मनो अवधारणा, मनोवैज्ञानिक स्थिति इस प्रकार की बन चुकी होती कि 20 वर्ड्स में 3 फैक्ट है, उन्हीं फैक्ट को कुछ मिला के 5 नंबर का, और थोड़ा सा उसको ब्रीफ करके खींच दो, जैसे वो रबड़ है, आंसर नहीं है, वो रबड़ है, उसको खींच के 11 नंबर में करना है। ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, बीच में उसके 3 पोर्शन लिख दिए, लास्ट में मैंने कंक्लूजन दे दिया। 11 नंबर में ये भूल बच्चों को भारी पड़ती है। क्यों? क्योंकि 11 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, हर यूनिट का 1 क्वेश्चन, 55 नंबर को ये मैटर कर रहे हैं। अब एक बच्चा यहाँ पे 5 नंबर के एवरेज से नंबर लेके आया 25, एक बच्चा 6 से एवरेज लेके आया 30, एक 6.5 से एवरेज करके लाया 32.5। ठीक है, अब यहाँ से जो डिफरेंस बन रहा है वो 7.5 नंबर का बन रहा है। ऐसे 6 पेपर होते हैं आपके, लास्ट में जाके 45 मार्क्स का गेम कंप्लीट हो जाता है।
तो 45 नंबर जो है 11 मार्क्स के अंदर डिफरेंस पैदा करते हैं सेलेक्ट होने वाले और नहीं होने वाले को। बच्चों को समझ ही नहीं आता कि त्रुटि कहाँ करी है। 11 मार्कर क्वेश्चन जो है एक विशेष मांग रखते हैं, विशेष डिमांड रखते हैं और उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर की सप्लाई देनी होती है। ठीक है, साथ ही आपका जो आंसर है उसमें किस जगह किस रेखा चित्र की आवश्यकता है, किस डायग्राम की आवश्यकता है, किस मैप की आवश्यकता है, वो भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। कभी कभी आप नहीं चाहते हो भी क्या करते हैं, जैसे इस बार अधिकतर मैंने जो कॉपियाँ देखी उन कॉपियों में क्या है, जिन बच्चों के आंसर पैटर्न जिन्होंने कॉपी करके कोशिश ये करी कि जैसे ऐसे बना दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, जिन्होंने रेखा चित्रकारी के ऊपर बहुत ज़्यादा अधिक ध्यान दिया, उन विद्यार्थियों के जो आंसर है मुझे लगता है कि उनके असफल होने के पीछे कहीं ना कहीं ये कारण जो है वो इसको अपन यूँ ना भी कहें कि ये अच्छी भी है, इसके आगे दिया गया जो कंटेंट वो इतना प्रभावकारी नहीं था। मतलब जो प्रभाव इस डिजाइनिंग में किया गया वो प्रभाव उनके कंटेंट में नहीं था। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपका कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी रहना चाहिए। ये हो गई मेंस के बारे में बातें। ठीक है, ये चीज़ें जो मैंने बताई है, संभव है आप लोगों को मेरे से नाराज़गी हो सकती है कि मैंने आपकी कमियां गिनाई, उन कमियों को ठीक करना आपके हाथ में है। आप उन पे ध्यान देवे, तैयार करें। 2019, 2021, 2022 और पूरी 1 ईयर की 50 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है मेंस की, ऑफलाइन और ऑनलाइन, वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है कॉल नहीं करें, 9907708855 पर आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, प्राइस वगैरह जान सकते हैं। और अगर आप MPPSC प्री 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे ऐप GLC IAS, हमारा इसलिए कहा क्योंकि आपका और मेरा दोनों का है, GLC IAS MPPSC ऐप पे रामबाण बैच मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे यूनिट वाइज, आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सारे कोर्स अलग अलग सेपरेट रूप में भी आपको वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। अभी तक अगर आपने इस कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है तो 2022 को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बढ़िया कोर्स है, निश्चित रूप से आपकी सफलता में सहायक होगा। अगर मेंस को लेकर चिंता है तो मेंस के लिए भी आप मेरी जो टेस्ट सीरीज है उसमें मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, थोड़ी एक्सपेंसिव तो रहेगी, क्वालिटी वर्क के लिए चीज़ें करनी पड़ती है क्योंकि हमारे जो फीडबैक रहते हैं कॉपी चेक के साथ साथ ऑडियो में भी रहते हैं, वीडियो में भी रहते हैं, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस आता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। हनुमान जी खूब कृपा करें, अच्छे से रहे, जोश में रहे, जोश खोना नहीं है, तैयारी में पूरी तरह जुटे रहना है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी परीक्षा है, समय मांगती है, धैर्य मांगती है, इन्वेस्टमेंट मांगती है, समय का, दिमाग का, सारी चीज़ों का। केवल ऐसे ही अधिकारी नहीं बन जाते हैं, रातों की नींदें खो जाती है, सोशल मीडिया से दूर होते, बहुत सारे त्याग मांगती है और आप बहुत संख्यक त्याग कर चुके हैं, थोड़े से त्याग आपको और करने हैं, आपकी सफलता बहुत निकट है। अपने आप पे पूरा भरोसा रखें, खुद से कभी हार ना माने, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय जय सीताराम।